कौन सा पॉइंट्स कितनी दूरी पे है। आपने पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है 3 चून प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट पीस। 3 चून। अब वो 3 चून क्या है, चून कैसे नापते हैं, मैंने कल थोड़ा सा बताया था कि जो अंगूठा है, अंगूठे की जो मोटाई है, ये आपका 1 चून है। ये जो बीच वाली उंगली है, इसका जो ये बीच वाला हिस्सा है, ये भी 1 चून है, ये भी बराबर होता है। यहां से लेके यहां तक जो ये जगह है, ये हमेशा आपको 1 चून ही मिलेगी हर किसी की। बराबर बराबर मिले। ये जो 3 फिंगर्स हैं, ये 2 चून है। 4 फिंगर्स हैं, 3 चून है। 2 फिंगर्स 1.5 चून है। चाहो तो इसको लिख सकते हो आप, 1.5 चून, 2 चून, 3 चून। इसी तरह से पूरी बॉडी, ऐसा कहते हैं कि आप चाइना में पहले के टाइम में लड़कियों की ड्रेस बनाने के लिए उनको नापा नहीं जाता था, वो सिर्फ अंगूठे का नाप ले लेते थे यहाँ से, और पूरी बॉडी जो है उसी प्रोपोर्शन में मिलेगी आपको। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पूरी बॉडी हर आदमी की उसी प्रोपोर्शन में मिलती है। तो जैसे कि इसमें अब कुछ चीजें दी गई हैं, इसको समझ लेते हैं। ये जो दो, ये यहाँ से जो रिसीडिंग लाइन होती है, ये दो 9 चून होता है, पूरा 9 चून मिलेगा। ये जो लाइनें हैं दो यहाँ से, ये जो जहां से ये जी बाल जो जहां से पीछे होते हैं, इसको रिसीडिंग लाइन बोलते हैं। हर आदमी की रिसीडिंग लाइन होती है, बाल यहाँ से। तो ये 9 जी चून नपा हुआ है। अपने अंगूठे को नापेंगे तो 9 बार करेंगे तो 9 बार बनेगा ये। इसी तरह से दोनों निप्पल्स के बीच में 8 चून का डिफरेंस मिलेगा। आपने ये नाप लिया तो ये पता लग जाएगा कि ये छाती कितनी चौड़ी है उस आदमी की। उसी तरह से और भी डिफरेंस है। यहां से लेके यहां से और यहां तक 12 चून है ये हाथ की जो लंबाई है 12 चून मिलेगी। 6 9 12। ये जो कलाई का जो पोर्शन है और ये जो एल्बो के पास जो लाइन है, यह 12 चून ही है, पूरी नपी हुई। ठीक है, तो ये इस तरह से पूरी बॉडी नपी हुई है। मेजरमेंट करने के लिए आप जब देखते हैं एक्यूपंक्चर के अंदर, तो उसमें क्या लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है 3 चून प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट क्रीज। और तो 3 चून नापने के लिए आपने ऐसे देखना है, बस इसको ऐसे मेजर करना है, और ये यहाँ पर पॉइंट हो गया। जी 1.5 चून, तो 1.5 चून ऐसे नाप। मेजरमेंट हो जाएगी अभी आसानी से। जी बिल्कुल। अब जैसे कहीं लिखा होता है 1.1 चून आउटर कैंथस, तो 0.1 तो बिल्कुल 1 चून का भी 10वां हिस्सा हो गया, तो वो अंदाजे से बस इधर के थोड़ा सा बाहर हो गया, ये 0.1 चून हो गया। ठीक है, जी गुरु। ये इस तरह से हम मेजरमेंट लेते हैं।
इसके अलावा और क्या तरीके हैं पॉइंट लोकेशन करने के? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, जो और भी कई तरीके दे रखे हैं, लेकिन सबसे अच्छा दूसरा साइंटिफिक मेथड क्या हो गया? पॉइंट डिटेक्टर आता है, मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट डिटेक्टर आ गया है, जिसको एक्यूपंक्चर स्कोप बोलते हैं। आप उसको एक्यूपंक्चर पॉइंट पर लेकर जाएंगे तो उसमें लाइट चलती है। हालांकि कभी कभी वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी नहीं देता, कभी कभी वो हर जगह लाइट देने लगता है। बहुत अच्छे तो बड़े महंगे आते हैं, लेकिन जो इंडिया में आ रहे हैं 5-6 हजार रुपए के, 4 हजार रुपए के, वो भी काम करते हैं, कभी कभी बड़े अच्छे काम कर जाते हैं। तो वो पॉइंट के ऊपर आप उसको लेके जाइए, उसके सेंसर को, तो वो जलने लग जाएगी लाइट। तो आप देखेंगे कि आपका पॉइंट सही है। उसके बाद मेजर भी कर सकते हैं, पॉइंट से भी देख सकते हैं, तो आपका पॉइंट लोकेशन बिल्कुल एक्यूरेट हो जाता है। जी इसके अलावा जो पॉइंट होते हैं वो थोड़े टेंडर होते हैं बाकी जगह के मुकाबले। जी टेंडर का मतलब ये है कि जब उस पॉइंट पर आप उसको टच करेंगे तो थोड़ा सा पेनफुल होगा। यहाँ जब टच करेंगे तो पेशेंट को थोड़ा दर्द आएगा कंपेयर टू अदर एरिया। जी ठीक है, तो ये पॉइंट डिटेक्ट करने के, पॉइंट लोकेट करने के कुछ तरीके हैं। इन तरीकों के हिसाब से, इन मेथड से वी कैन डिटेक्ट अवर पॉइंट। इसके अलावा चीज आती है कि व्हाट आर द डिफरेंट पोजीशंस एंड मेथड्स ऑफ एक्यूपंक्चर पियर्सिंग, यानी कि एक्यूपंक्चर निडल लगाने के लिए कौन कौन सी पोजीशंस में हम लगाते हैं। लेटकर, बैठकर, खड़े होकर एक्यूपंक्चर करने की कोई जरूरत नहीं होती, ना कोई पोजीशन है। साइडवेज लेट के, सीधा लेट के, या बैठकर एक्यूपंक्चर किया जाता है। कुछ पोजीशंस में पेशेंट को कमर पे लगाना है तो वहां लेट कर लगाना सही है। एंड इन सम पोजीशन ओनली सिटिंग पोजीशन इज प्रेफरेबल। लाइंग डाउन पोजीशन में वहां ट्रीटमेंट, जैसे GB34, ST36 पैर में लगाने हैं, ये बैठकर ही लगते हैं। कोई पेशेंट को लेटा के जबरदस्ती लगाए तो वो ठीक नहीं है। ये बैठ कर क्यों लगते हैं सर? हैं? क्या ये जी? बैठ कर क्यों लगते हैं सर? क्यों लगते सर हैं सर ये बैठ कर? बैठकर क्यों लगाते हैं? नहीं, बैठ के ही लगाएंगे ना। ये पॉइंट GB34 तो पैर में है, लेट के कैसे लगेगा? पैर जब तक मुड़ेगा नहीं तो पैर में कैसे लगेगा? लेट के नहीं लग सकता ना, लग ही नहीं सकता, वो कंफर्टेबल नहीं है। और अगर टेढ़ा लेट जाए तो, साइड में लेट जाए तो? सही से लोकेट नहीं होता पॉइंट, पॉइंट लोकेट नहीं हो पाता, उसकी पोजीशन गलत हो जाएगी लगाने की। उसका तरीका बैठ के ही है लगाने का। लेट के तो फिर अब जबरदस्ती आपने लगाना है तो फिर कोई फायदा, मतलब अगर आपको दिखाना है पेशेंट को कि हम ज्यादा बड़े डॉक्टर हैं तो फिर बात अलग है। वो बैठ के ही लगता है। कभी कभी क्या पेशेंट को मजा आता है, वो कहता है मेरे को तो लेट के ही लगाओ जी, मैं आराम भी कर लूंगा 1 घंटा। वो ऐसे कोई वो प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि वो सही से लगेगा ही नहीं, पॉइंट ही लोकेट नहीं होता। फिर पॉइंट को 3 तरीके से लगाया जाता है। एक तो 90 डिग्री एंगल पे लगाया जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट। मैचस्टिक से बिल्कुल स्ट्रेट लगाया जाता है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। जी एक 45 डिग्री पे लगाया जाता है, और एक बिल्कुल ऑब्लिक लगाया जाता है, ऐसे बिल्कुल लटा के। जी जहां पे इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कमर वगैरह में 45 डिग्री पे लगाया जाता है। CV4 बिल्कुल परपेंडिकुलर नहीं लगा सकते, वो तो पंक्चर हो जाएगा, पूरा ऑर्गन पंक्चर हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर नीचे है ना, वहां पे CV4 के नीचे यूरिनरी ब्लैडर में वो है, तो वो तो पंक्चर हो जाएगा, वहां पे नहीं लगाना है ऐसे। वहां 45 डिग्री पे, नहीं तो बिल्कुल ओब्लिक लगाना है, बिल्कुल ऐसे लिटा के। वो मैं सिखा दूंगा लगाएंगे जब, ठीक है।
तो 90 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 15 डिग्री पे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल एकदम स्किन के साथ टच करके लगाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ऑर्डर ऑफ इंसर्टिंग एंड रिमूविंग द निडल्स, निडल को जिस 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 ऑर्डर में लगाया जाता है, इट शुड बी रिमूव्ड इन दैट ऑर्डर, और रिवर्स ऑर्डर मींस जो पहले निडल लगाई है उसको पहले निकालते हुए चले जाओ, या जो सबसे लास्ट में लगाई है उसको पहले निकालते हुए बाकी सब निडल को निकालते चले जाओ। कोई एक ऑर्डर फॉलो करो। बेस्ट वे इज आपने जिस ऑर्डर में लगाया है उसी ऑर्डर में निडल को निकाल दो। तो कुछ ऑर्डर दिए हैं, ऊपर से निकालते हुए चले जाओ नीचे तक, या पहले नीचे से निकाल, ऐसे रैंडमली नहीं निकालनी, एक यहाँ से निकाल दी, एक यहाँ से निकाल दी, एक यहाँ से, ऐसे नहीं निकालनी निडल। आपने एक सीक्वेंस में निकालनी है। ऊपर से निकालते हुए चले गए, नीचे की सारी पॉइंट निकाल दी, या नीचे से निकालते हुए चले गए। ठीक है। मैं करता हूं क्या, तरीका मेरा ये है कि जिस ऑर्डर में लगाया गया है उसी ऑर्डर में निकाल दो। जो सबसे पहले लगाई है उसको सबसे पहले निकाल दो, जो सबसे लास्ट में लगाई है उसको सबसे लास्ट में निकाल दो। तो कोई गुरुजी निडल है, कोई निडल अगर बोन को टच करती तो बंदे को पेन होगा गुरुजी? मान लो हड्डी में कोई जाके निडल लग गई बोन बोन को पे। टच करेगी, क्यों टच करेगी? जो पॉइंट पे लगाएंगे पॉइंट पे ही लगाएंगे। अब जब सीखोगे तो सही सीखोगे, गलत क्यों सीखोगे? आपने अगर पॉइंट गलत लगाया है तो दर्द होगा ही होगा। जी। अगर नर्व को टच कर रही है, बोन को टच कर रही है, बोन पे टच करने से वैसे दर्द नहीं होता, नर्व को टच करने से दर्द होता है। जितनी डेप्थ में लगानी है, जितने एंगल पे लगानी है वैसे ही लगाना, उसमें कोई गलती नहीं होती। जी। वही प्रैक्टिस है, वही प्रैक्टिकल है सीखने का। मेन कहानी एक्यूपंक्चर के अंदर निडल लगाने की टेक्निक है। जिसको निडल लगाने की टेक्निक आ गई उसके उतने ही अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे। ये सर्जरी जैसा है, जैसे 3-4 सर्जन होते हैं, कोई एक सर्जन अच्छा कहलाता है, बाकी सर्जन भी होते हैं लेकिन उनका हाथ साफ नहीं होता इतना। आपने देखा होगा गांव में भी कई डॉक्टर होते हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं भी होंगे लेकिन उनका हाथ बड़ा साफ होता है, टांके इतने बढ़िया लगाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि टांके लगे थे। सुना होगा आपने। तो एक्यूपंक्चर भी ऐसा ही है खेल। आप इसमें जितनी रिफाइनमेंट के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जितना ध्यान से सीखते हैं, उतना आपको पेशेंट को मजा आएगा सुई लगवाने में, पता ही लगेगा सुई लगी है। पेशेंट बोलेगा लग गई, हाँ लग गई, पता ही नहीं चलता कि सुई लगाई है, इतने प्यार से सुई लग जाती है। अच्छा, अब दूसरा एक और सवाल आता है कि रिटेनिंग ऑफ द एक्यूपंक्चर नीडल, फॉर हाउ लॉन्ग एक्यूपंक्चर नीडल शुड बी रिटेन्ड, फॉर हाउ लॉन्ग? इट शुड बी रिटेन्ड from 20 to 40 minutes. So in my clinical practice, I keep needle up to 30 minutes. Because sometimes if we forget to remove needle, even after 5 minutes we can remove, up to 35 minutes, up to 40 minutes we can retain. But generally we remove needle around 30 minutes. 30 मिनट का टाइम हमने अपने क्लिनिक पे रखा हुआ है, हम 30 मिनट में निडल निकाल देते हैं। पेशेंट को बोल देते हैं अपना टाइम नोट कर लो, नहीं तो हम खुद टाइम नोट कर लेते हैं, नहीं तो हमारा जो असिस्टेंट होता है उसको बोल देते हैं, वो अपना टाइम नोट करता रहता है हर पेशेंट का। और 30 मिनट बाद जनरली पेशेंट याद दिला देता है, नहीं तो हम कई बार टाइमर भी यूज कर लेते हैं। तो 30 मिनट बाद ऑटोमेटिकली हम निडल निकालने की तैयारी करते हैं, तो वो 2-4 मिनट और लग जाते हैं, तो 30 मिनट में जनरली हम निडल निकाल देते हैं। उसके बाद आता है निडल भी कई तरह की होती है, आपने देखा होगा। एक तो निडल जो जनरली आपने मेरे क्लिनिक पे धीरज आए थे, आपने देखा होगा, एक तरह की निडल हम यूज करते हैं। इसके अलावा एक और निडल होती है, एम्बेडेड निडल बोलते हैं, वो निडल को लगा के छोड़ दिया जाता है।
कान पे या कई पॉइंट्स पर ऐसा होता है, उस निडल को हम एक एक 7 डेज के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए लगा के छोड़ देते हैं। जी कई बार हम हफ्ते में एक ट्रीटमेंट ही देते हैं पेशेंट को, बोलते हैं अगले हफ्ते आ जाना, वो निडल चेंज कर देते हैं। फिर अस्थमा के केस में, पेट दर्द में, दस्त में, जहां पे बार बार एक्यूपंक्चर की जरूरत पड़ती है, वहां निडल को लगा के छोड़ दिया जाता है। उसको कहते हैं एम्बेडेड टाइप ऑफ निडल। वहीं पे निडल रहती है, पेशेंट के शरीर में ही लगी रहती है 7 दिन तक, छोटी सी निडल होती है। ठीक है। इसके अलावा प्लम ब्लॉसम निडल होती है, एक ही के अंदर करीब 9 निडल होती हैं। वो सर पे मारने के लिए या कहीं पे टैप करने के लिए, किसी पॉइंट पे से ब्लड निकालने के लिए प्लम ब्लॉसम निडल भी यूज करते हैं। वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, प्लम ब्लॉसम निडल भी होती है। कई बार हॉट निडल लगाई जाती है, निडल को पहले गर्म कर लिया जाता है फिर लगाया जाता है। ये बहुत खतरनाक है, ये नहीं करना चाहिए, इसमें स्किन जल जाती है, लेकिन कई बार बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। साइनस के केस में अगर आपने गर्म करके निडल को सहन कर लिया और यहाँ लगा दिया, जिंदगी में कभी दोबारा साइनस की प्रॉब्लम नहीं होगी। पेशेंट सहन नहीं कर पाता, क्लिनिकल प्रैक्टिस निशान आ जाएगा। यहाँ निडल को गर्म कर दो, यहाँ लगा दो, टक, साइनस खत्म उसी समय से, हमेशा के लिए खत्म। बट क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये हो नहीं पाता, क्योंकि आजकल पेशेंट जो है ना बहुत कॉन्शियस हो गए हैं अपनी लुक को लेके। आपने निशान मार दिया किसी पेशेंट को तो वो आपकी जान ही खाएगा। पैर वैर में तो लगवा लेता है, लेकिन और कहीं नहीं लगवा पाता। इसी तरह से शियाटिका के केस में आपने निडल GV30 पर थोड़ी सी हीट करके लगा दी ना, तो शियाटिका उसी समय खत्म हो जाता है, हमेशा के लिए खत्म। उसके बाद है स्टिमुलेशन। निडल का स्टिमुलेशन भी करा जाता है, निडल लगा के छोड़ते नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने निडल लगा दिया बस खत्म कहानी। उसको स्टिमुलेट किया जाता है, या तो हाथ से स्टिमुलेट किया जाता है या स्टिमुलेटर होता है एक, आपने देखा होगा क्लिनिक पे, आपने मेरे क्लिनिक पे भी देखा कि नहीं देखा पता नहीं। वो निडल के अंदर उसको ऐड कर देते हैं, क्लिप लगा देते हैं और मशीन चला देते हैं, तो वो हिलती रहती है निडल, टक 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 टक। जितेंद्र ने तो देखा होगा ना, जितेंद्र तो क्लिनिक पे आए थे जब तक लॉकडाउन हुआ नहीं था। धीरज जी, आप तो बड़े उत्साहित हो रहे थे आने के लिए, आजकल आते नहीं हो। जी सर, देखा था मैंने। मैंने कहा आप आने वाले थे, कह रहे थे हफ्ते में 1 दिन आया करूंगा। नहीं गुरुजी, मैं अब शुरू करूंगा गुरुजी। वो आ इसलिए सकते नहीं हो आया आप। कि आपके पास ना हैं? वो पेशेंट नहीं आ रहे थे गुरुजी। मैंने सोचा आप डिस्टर्ब हो गए, इसलिए मैं नहीं आया। नहीं तो मैं नहीं समझ नहीं आया क्या क्या। मैं सोच रहा था गुरुजी आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, मैं कहा पेशेंट वहां पे आते हैं इसलिए। मैं कहा मैं नहीं तो मेरा तो मन था गुरुजी वहां पे रेगुलर नहीं जाने का, नहीं, मन मैं मेरा डिस्टर्ब था। नहीं होऊंगा, मैं क्यों डिस्टर्ब होऊंगा यार। डिस्टरबेंस का कोई सवाल नहीं, आप लोगों को बुलाना ही है धीरे धीरे क्लिनिक पे हमने। आजकल क्या है ना, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन थोड़ा करना पड़ता है, इसलिए घचड़ पिचड़ नहीं करते कि करके पेशेंट बुला रहे हैं। बाकी डिस्टरबेंस कोई नहीं है। जी आप बीच में कभी आना चाहो, जिस दिन ठीक है। पेशेंट हो उस दिन आओ मेरे पास। बड़ी कृपा गुरुजी, बड़ी कृपा। आप आइए, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। कल पेशेंट है, कल आना चाहो आ जाना। ठीक है। अगर आना चाहो मेरे को फोन कर लेना, क्योंकि पेशेंट नहीं हो ना जिस दिन, ठीक है। उस दिन आपका आने का कोई फायदा नहीं है। 2-4 पेशेंट हो ना तो उनको देखने का मौका मिले आपको फिर। जी तो इस तरह से स्टिमुलेशन करते हैं। इसके अलावा एक और चीज होती है, टोनिफिकेशन एंड सिडेशन। निडल को टोनिफाई, एनर्जी को बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है। इसको बोलते हैं बू शी, BU बू, लॉ ऑफ बू, BU बू एंड शी।
XIE शी, लॉ ऑफ बू माने बढ़ाना, रीइंफोर्स करना, शी माने रिड्यूस करना। लॉ ऑफ बू एंड शी। तो रीइंफोर्स करने के लिए, बू करने के लिए क्या तरीके अपनाए जाते हैं? पुराने जमाने में बू करने के लिए गोल्ड की निडल यूज की जाती थी और शी करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए सिल्वर की निडल यूज की जाती थी। अब आजकल गोल्ड और सिल्वर की निडल तो नहीं होती, क्योंकि पहले के जमाने में एक ही निडल को काफी सारे पेशेंट्स पर यूज किया जा सकता था। तो अभी तो थ्रो है, यूज एंड थ्रो वाला सीन है, तो गोल्ड की निडल कहां तक फेंकोगे आप? तो बू एंड शी का प्रिंसिपल गोल्ड एंड सिल्वर से नहीं होता, बू एंड शी का प्रिंसिपल है, अगर आपको एनर्जी बढ़ानी है तो निडल लगानी चाहिए ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, सांस लेते वक्त। पेशेंट को बोले सांस लो, निडल लगा दो। एक तरीका ये है बू एंड शी का। अगर आपको एनर्जी घटानी है तो पेशेंट को बोलो सांस छोड़ो, और जैसे ही पेशेंट सांस छोड़े, जैसे पेशेंट ने सांस लिया, अब बोलो छोड़ो, जैसे वो सांस छोड़ रहा है निडल लगा दो। आपको याद होगा जब मैं हेडेक का पॉइंट पढ़ा रहा था दूसरी क्लास में, हेडेक रिड्यूस करने के लिए, तो हमने कहा था K6 को रिड्यूस कर दो, हेडेक इमीडिएटली खत्म हो जाएगा। याद है? आपको याद नहीं होगा तो मैं बता दूं, हमने हेडेक वाला जब क्लास कर रहे थे तो K6 पॉइंट को हमने रिड्यूस करने के लिए कहा था। तो उन बच्चों को तो समझ में आ गया होगा, आपकी समझ में नहीं आया होगा। अच्छा, ये टाइम पीरियड खत्म हो रहा है यार इसका, चलो 5 मिनट और करते हैं। तो इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन के दौरान पेशेंट को निडल लगा के हम उसको शी कर सकते हैं। शी माने XIE शाई, शी। एक और मेथड है, स्टिमुलेट जब करते हैं तो बू करना है तो एंटी क्लॉकवाइज निडल को मूव कर दो, एंटी क्लॉकवाइज, और शी करने के लिए क्लॉकवाइज मूव करो। बू करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज, शी करने के लिए क्लॉकवाइज। और भी कई प्रिंसिपल हैं, लेकिन मेनली हम लोग यही 2 प्रिंसिपल यूज करते हैं, तरीके अपनाते हैं। तीसरा तरीका ये है कि बू करना है तो निडल निकालने के बाद उसको कॉटन से बंद कर दो, और शी करना है तो खुला छोड़ दो, एनर्जी रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी। आपने सुई लगाई, सुई निकाल दी, वो कॉटन से साफ नहीं किया, उसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए, 1 आध मिनट के बाद करा साफ, तो शी हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इसी के सहारे एक्यूपंक्चरिस्ट जो है बड़े बड़े रिजल्ट पलट देते हैं। अब आपको कहीं बू करना है, आप शी कर रहे हैं, शी करना है, बू कर रहे हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। अब एक्यूपंक्चरिस्ट आपको बताता है कि भाई आपके दिमाग में आ रहा है इसको शी करना चाहिए, पॉइंट को शी करना है, तो शी करना है तो आपने वुंड को खुला छोड़ दिया, 1 मिनट बाद साफ करना है, और बू करना है तो हाथों हाथ उसको बंद करना, निडल निकाली इमीडिएटली बंद कर दिया वुंड। ठीक है। एक और तरीका होता है बू शी करने का, अगर आपने बू करना है तो निडल को झटके से निकाल दो,
अगर आपने बू करना है तो निडल को स्लोली निकालो। मैं आपको 5 मिनट में कॉल कर दूं। आपने अगर बू करना है तो उसको स्लोली निकालो, शी करना है तो झटके से निकाल दो। मतलब निडल को आपने बू करना है ना तो ऐसे निकाला जाता धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे ऐसे, और शी करना है तो ऐसे निकाला फेंक दिया। ये 3-4 प्रिंसिपल हैं बू शी करने के। इन प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करके हम एनर्जी को बू और शी कर सकते हैं। ठीक है जी। अभी एक आपका सवाल कल का भी याद आ रहा है मुझे। आप कल कह रहे थे डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे आप धीरज? डिप्थीरिया गुरुजी, डिप्थीरिया गुरुजी, डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कैसे आ गया दिमाग में? बस ऐसे ही पढ़ता रहता हूँ गुरुजी, कुछ ना कुछ में का। डिप्थीरिया के पीछे कोई खास रीजन है तो मैं बताऊं। नहीं, कोई खास रीजन नहीं है गुरुजी। डिप्थीरिया बच्चों में होता है। डिप्थीरिया एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। पहली चीज तो ये है, इट्स नॉट ए वायरल इन्फेक्शन। डिप्थीरिया ही नाम के बैक्टीरिया से होता है, और इट्स ए थ्रोट इन्फेक्शन बेसिकली। और लिम्फ नोड फूल जाती हैं, गला फूल जाता है, और बहुत खतरनाक है। जनरली डेथ हो जाती है अगर टाइम से उसको ना ठीक किया जाए। तो सांस नहीं आता और सांस दम घुट जाता है बच्चे का। तो छोटे बच्चों में ही होता है डिप्थीरिया, 2-3 साल से छोटे बच्चों में होता है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बहुत तेजी से फैलता है एक दूसरे पेशेंट से दूसरे, छींक से। जैसे आजकल ये कोरोना है वैसे डिप्थीरिया फैलता है छींक से, खांसी से, टच करने से। टॉवल यूज कर लो एक दूसरे का, एक दूसरे के झूठे बर्तन में खाना खा लें तो डिप्थीरिया हो जाता है बच्चों को। तो साफ सफाई का ध्यान रखने से बचा जा सकता है। एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं, नहीं तो गार्गल करना, भाप लेना, इनसे बच सकता है डिप्थीरिया में पेशेंट। और आजकल वैक्सीनेशन दे रहे हैं डिप्थीरिया का, डीपीटी का। मैंने कल बताया था डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्टूसिस एंड टिटनेस का। एक साथ ही तीनों वैक्सीन दिए जाते हैं। तो डिप्थीरिया जनरली वहां होता है जहाँ साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते, और झूठा कूटा बच्चे जो है ना ऐसी कुछ भी उठा उठा के खाते रहते हैं तो गला पकड़ लेता है। तो बच्चों की बीमारी है बेसिकली, बड़े लोगों को कम होती है। ठीक है पहले के जमाने गल घोटू जिसको बोलते हैं ना, गल घोटू, गांव में उसका जी नाम होता है जी गल घोटू। जी। बच्चे का गला जो है ना घुट जाता है, वो सांस नहीं आता उसको, और दम घुट जाता है। हाँ जी, और कोई क्लास, और कोई सवाल? फिर आज की क्लास हम यहीं समाप्त करना चाह रहे हैं। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो आप लोग अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 3 मिनट बाकी है, फिर ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो अब की बार ये बंद होगा तो हम क्लास यहीं पे खत्म करेंगे। तो इसको अपने थैंक यू आप ही सर जी। खत्म होने दो, 3 जी मिनट गुरुजी। हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। बताइए।